नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आज हल्ला बोल में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, जहां पीएम मोदी ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों को लेकर बैठक रखी थी, जिसके अंदर 8 दलों के 14 नेताओं ने शिरकत की थी। जिसके बाद मोदी ने सभी की बातों को ध्यान से सुना, विस्तार पूर्वक उस पर चर्चा करने के बाद इस बैठक से एक अहम बात निकल के आई परिसीमन विस्तार की, जिसके बाद विधानसभा चुनाव करवाया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जब बाकी पीडीपी वगैरह के नेताओं से इस बारे में चर्चा की गई तो उनके बोल कुछ अलग ही तीखे तेवर नजर आए। उनको इस बात से मिर्ची लगी, पहले ही उन्हें इस बात से खलल पड़ चुकी है कि धारा 370 क्यों हटा दी गई। अब इस बैठक के बाद एक बार फिर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के तीखे तेवर देखने को मिले हैं। आज हम इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या 370 हटाना जम्मू और कश्मीर के फेवर में है, क्या उसकी वजह से वहां के नागरिकों को सुकून की जिंदगी नसीब हो रही है, या जैसा कि तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियां हमें बताती हैं कि उसकी वजह से लोगों का जीना हराम हो गया है। इसी बात को लेकर चर्चा में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कर्नल देवानंद गुज्जर जी, और इसी में हमारे साथ जम्मू और कश्मीर से इसी चर्चा में जम्मू और कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं अली मोहम्मद चेची शाह। कर्नल साहब, आपका स्वागत है आपका इस चर्चा में। जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आपसे एक सीधा सा सवाल है कि क्या धारा 370 हटा देना नागरिकों के हित में लिया गया एक फैसला है? जी, सबसे पहले मैं आपको हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो ये 370 की कहानी और जिस प्रकार से आपने सवाल किया कि क्या सही है गलत था, मैं आपको बता दूं ये वो बड़ी भूल थी जो 47 के दौर के अंदर भारत के विभाजन के दौर में हमारे स्वार्थी नेताओं ने और देशद्रोही ताकतों के कारण 370 और 35 से की धाराएं संविधान में जोड़ करके 1954 में इसको क्रियान्वित किया था। पहली बात। दूसरी बात, इसको हटाने का काम जो आज की मौजूदा सरकार ने किया है, मैं उनका आभारी हूं। एक नागरिक होने के नाते, एक सैनिक होने के नाते मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि 370 दोषी था। देश के अंदर एक विघटन ताकतों को आपने मंच दे रखा था कि देशद्रोही काम कर सकते हैं। रही बात दूसरी, एज ए नागरिक 370 की आड़ में जिस प्रकार से वहां 2-3 परिवार, वहां की जो एंटी नेशनलिस्टिक एजेंडा, एंटी भारत एजेंडा जो चलाया जाता था, जहां के ऊपर 5.5 लाख हिंदुओं को वहां से रातों रात खदेड़ दिया गया था, वहां पर जिस प्रकार से टेररिज्म और मिलिटेंसी के दौर से गुजरे हैं, जहां सैनिकों की हत्याएं हुई हैं, नागरिकों की हत्याएं हुई हैं, वहां पर वाल्मीकि समाज के करीब हजारों की संख्या में लोग थे। पाकिस्तान से 1947 के बाद जो लोग आए उनके साथ यातनाएं हो रही थी, और जो भी पाकिस्तान से और भी लोग आए थे उनको आज तक वहां नागरिकता नहीं दी गई थी। इस प्रेल्यूड के साथ और तो और देखिए, महाराजा की फौज के अंदर नेपाल के जो नेपाली लोग वहां पर नौकरी किया करते थे उनको भी नागरिकता नहीं दी गई। मोटे तौर पे दर्शकों को इतना बताना चाहूंगा, 370 के कारण जितनी प्रताड़ना गुरखा जो सैनिक थे उनके साथ, पाकिस्तान से आए उन लोगों के साथ, पंजाब से आए वाल्मीकि उनके साथ, और वहां पर तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या गुर्जर समुदाय, उनके साथ उनको आरक्षण से वंचित रखा गया, जबकि भारत सरकार ने 1992 में उनको एसटी आरक्षण दे दिया था। फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसके कारण बकरवाल और जंगल में रहने वाले वहां के कश्मीर के करीब 15 लाख वनवासी लोग हैं, उनके साथ उनके हक उनको नहीं दिए गए थे। तो मैं ये मानता हूं 370 हटा करके भारत की सरकार ने अच्छा काम किया। और रही बात आपने बोला, जैसे मैंने बताया कि इसके कारण, सबसे बड़ा इसके कारण एक और थी कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो पीडीपी, ये सारे देशद्रोही लोग अपने तंत्र के माध्यम से भारत के अंदर जिस प्रकार से देश के खिलाफ भड़काने का काम करते थे, और 370 की आड़ी था, जिसके कारण सबसे मोटी चीज ये होती थी कि भारत की पार्लियामेंट अगर कोई बिल को पास कर देती है तो कश्मीर में वो लागू नहीं होता था जब तक कि वहां के ये पॉलिटिक्स को पास नहीं करती थी। तो एक तरीके से ये देश की संप्रभुता पे हमला था। मैं मानता हूं बहुत अच्छा कदम किया सरकार ने, और सरकार और भारत के नागरिक इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जी कर्नल साहब, अभी इसी सवाल पर हम आगे हमारे साथ जो दूसरे मेहमान जुड़े हैं, जो जम्मू कश्मीर के नागरिक भी हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या उनकी क्या राय है इसको लेकर के। तो
तो अली मोहम्मद साहब से हम जानते हैं कि क्या धारा 370 हटना जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए वाकई एक अच्छा फैसला था। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 370-35 हटी तो हमें यानी 25 लाख गुजर बकरवाल को इंसाफ मिला। 70-72 साल हमारे देश को आज़ाद हुए थे, मगर आज तक जितनी भी सरकारें जम्मू कश्मीर के अंदर आई हमें कोई इंसाफ नहीं मिला था। इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो जित वादा हमारे साथ किया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ, वो उन्होंने करके दिखाया कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 को हटाया और गुजर बकरवाल को इंसाफ मिला। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। कर्नल साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी बैठक हुई और बैठक में एक निर्णायक निर्णय ये निकला कि परिसीमन का विस्तार किया जाए, जिसको हम डिलिमिटेशन भी कह सकते हैं। आखिर क्या सोच करके ये फैसला लिया गया और क्यों लोग इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं? जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, इसके 370 के दो हिस्से थे, एक 370 था, एक 35A था। 370 जैसे मैंने बताया कि आप ये एक धारा थी जिसके कारण पार्लियामेंट के बिल्स वहां कश्मीर में लागू नहीं किए जा सकते थे जब तक कि उनकी विधानसभा उनको लागू नहीं करती। पर उससे भी एक गंदा काम हुआ था 35A, जिसके अंदर नागरिकता का कानून था। 1954 के अंदर ये लगाया गया, ये बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के लगाया गया, एक संविधान के अंदर जोड़ा गया, अनुच्छेद जोड़ा गया 35A। इसके अंदर देखिए जोड़ा ही नहीं गया। देशवासियों को समझना पड़ेगा किस प्रकार से वो जो ये पॉलिटिकल लोग थे कश्मीर के जिनको मैं एंटी नेशनल कहता हूं, भारत विरोधी कहता हूं, इन्होंने क्या किया कि 1954 के अंदर अप्लाई किया 35A, और अप्लाई करने के बाद बोला कि लागू होगा 1944 से, मतलब कि 10 वर्ष पहले से लागू होगा। वो क्या था कि जो 44 से पहले जो हिंदुस्तान में हिंदू आ गए थे पाकिस्तान से, वो आ गए थे, उनको नागरिकता मिलेगी, और जो बाद में उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट की कार्रवाई थी देश के अंदर 47 के बाद। जिस प्रकार कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा रहा था, उन्होंने सोचा था कि ऐसे कानून लगाएंगे कि वहां पे हिंदू एटलीस्ट और माइनॉरिटी को वहां से निकाल दिया जाए, और एक दिन ये पाकिस्तान में मिलाने का इनका प्रयास था। ये तो ये 35A की बात थी। और इसी में बता दूं 35A के अंदर आज इसका ऐसा बड़ा रोड़ा था, इसके कारण जो लोग वहां के मूल निवासी नहीं, जिनको दिया गया था, वो वहां वोट नहीं डाल सकते थे उनके स्टेट असेंबली में, उनको नौकरियां नहीं मिल सकती थी, उनको कोई भी सरकार का लाभ नहीं मिल सकता था। और तो और एक वाल्मीकि समाज की बच्ची ने PhD की थी, जब उसने नौकरी अप्लाई की कि मुझे आप अब प्रोफेसर बनाइए, तो उसको कहा गया कि आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं। और 35A के कारण, जबकि उसके दादा परदादा वहीं रहते थे, कि आप एक सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकते हैं, ये इतना बड़ा दुष्कर्म था। तो अब यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि इस परिसीमन विस्तार से हिंदुओं जो बराबरी का जो वहां पे तालमेल नहीं बैठ पाता, कहीं ना कहीं वो इसमें कारगर साबित होगी? जी, आपने अभी अगला जो सवाल है कि परिसीमन, देखिए प्राइम मिनिस्टर महोदय ने पहली बात तो मीटिंग बुलाई, बहुत बधाई के पात्र हैं साहब। आप हम नहीं समझते कि आपकी ये किस लेवल से सोच करके आपने उन 8 दलों के 14 व्यक्तियों को बुलाया। पर मेरी आपसे मोदी साहब एक गुजारिश है, एक सैनिक की और एक नागरिक की। मैं आपका प्रशंसक हूं, पर आपको एक चीज बता दूं, आपने क्या सोच के वहां के जो प्रताड़ित हिंदू हमारा समाज है, जो हिंदू वहां के कश्मीरी हिंदू हैं, जो 5.5, उनका तो आपने कोई प्रतिनिधित्व दिया ही नहीं साहब। रही बात वहां पर, हो सकता आप उनको बाद में बुलाएं, मेरी गुजारिश आप उनको जरूर बुलाएं। नंबर 1। नंबर दूसरी, ये जो आपने मीटिंग बुलाई है, बहुत अच्छा कदम है दुनिया को दिखाने के लिए। और एक मैं भी मानता हूं, इस मीटिंग में जो ये देशद्रोही लोग आकर के आज आपके सामने नतमस्तक हुए हैं, ये जो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे कि ये अगर 370 हटा दोगे तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज भी वो मुफ्ती जो महमूद कह रही थी कि पाकिस्तान को बुलाया जाए, तो मोदी जी आपको मैंने पहले भी आग्रह किया था, ये देश आपके साथ है, ये सेना आपके साथ है। ऐसे गद्दारों को जगह, इनकी सिर्फ जेल है। आपने एक पॉलिटिकल बड़ा दिल दिखाया, इनको बाहर बुला करके अपने घर में चाय पिलाई है। मैं मानता हूं ये इन्होंने स्वीकार किया है कि 370 हटा। 5 अगस्त 2019 के बाद जो बदलाव आए, जिस प्रकार से आपने इनको यूनियन टेरिटरी बनाया, ये बहुत अच्छे कदम थे। और इसके साथ साथ जो आपने 3 बातें कही है मोदी जी, पहली कहा परिसीमन कराया जाएगा, दूसरा आपने चुनाव कहा, और तीसरा वहां सिक्योरिटी तंत्र को दुरुस्त करने के। मैं आपके साथ हूं, देश आपके साथ है। रही बात इन तीनों के अंदर परिसीमन की जरूरत क्यों है, पूरा देश आपके साथ है, क्योंकि नागरिकों, देशवासियों, में आपको बता दूं, कश्मीर में क्या था 1947 के अंदर, जब भारतीय सेना POK के अंदर जा रही थी,
तो कुछ देशद्रोही राजनेता थे, कुछ देशद्रोही तंत्र के वहां लोग थे, उन्होंने सेना को आगे बढ़ने नहीं दिया और वहीं सेना को रोक दिया जहां पर आज एलओसी है। आप जम्मू से जाइए, जम्मू से आप राजौरी जाइए, राजौरी से सुरनकोट जाइए, मेंढर जाइए, पुंछ जाइए, उड़ी जाइए, पूरे के पूरे बॉर्डर पे जाइए। ये जहां एलओसी रोकी गई थी वहां एक साजिश के तहत रोका गया था, क्योंकि जम्मू के अंदर तो कुछ कर नहीं पाए थे। और जो ये पहाड़ी इलाका था जहां पूरी 100% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, जहां पर ये गुर्जर और बकरवाल रहते हैं, इनको पता था कि गुर्जर बकरवाल देशभक्त और राष्ट्रहित के लोग हैं, ये कभी भी भारत विरोधी हरकतें नहीं करेंगे और ये धर्म के नाम पे नहीं बटे होते। तो इनको ज्यादा को एलओसी के उस तरफ छोड़ दिया और जहां इनका बाहुल्य था, जिससे कि कश्मीरियों की जनसंख्या सदैव इस कश्मीर में ज्यादा रहे और राज करते रहे। और यही कारण था, आप देखिए कि जो कश्मीर जो 7% फिजिकल एरिया है, आपको मानना पड़ेगा 7% एंड 93% फिजिकल एरिया के लोग के ऊपर राज करते थे ये 7% वाले जो कश्मीर के अंदर, क्योंकि वहां करीब 44 उन्होंने सीट्स दे रखी थी और बाकी इलाकों में पॉपुलेशन ज्यादा होने के बाद भी कम सीट दे रखी थी। और परिसीमन क्या करता है? परिसीमन यही तो कहता है कि जनसंख्या जहां जितनी है, जैसा जमावड़ा उसके हिसाब से बढ़ाई जाए, तो बधाई के पात्र है। परिसीमन बिना वहां चुनाव नहीं होने चाहिए। और मेरी मोदी जी आपसे एक आग्रह है कि ये परिसीमन जब आप करते हैं राजनीतिक कारणों से नहीं होना चाहिए, ये हमारे सनातनी संस्कृति के हिसाब से होना चाहिए। और मेरी गुजारिश है, जिस प्रकार से आपने एसटी एक्ट और एससी और एसटी एक्ट को पूरा वहां हकूक दिए हैं, तो ऐसा नहीं हो कि एसटी की जो वैकेंसी जिस प्रकार 39 डीडीसी जीत के आए हैं, वहां पर ऐसा नहीं हो कि उनके एमएलए के बजाय दूसरी जातियों को मिला दिया जाए। इस परिसीमन में ध्यान रखा जाए कमजोर तबके का। और ये वो तबका है जो भारत के साथ 70 साल से खड़ा था। जब कोई भी कश्मीर का जो बदमाश जो लोग थे, जो टेररिस्ट थे, जो हुरियत थे, जो पीडीपी थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ये लोग थे इसकी आड़ के अंदर, तब गुर्जर आपके साथ खड़ा था, वो पहाड़ी लोग खड़े थे, वो बकरवाल खड़े थे। इसलिए परिसीमन सही फैसला है। और परिसीमन के बाद जब चुनाव कराए जाएं, मैं आपको यही बताना चाहूंगा, आपकी इस मीटिंग के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान बौखला गया है, क्योंकि उसकी मुफ्ती की तो बात सुनी नहीं और दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। हम सब आपके साथ है, देश आपके साथ है। और पाकिस्तान ने जिस प्रकार से पिछले 3 दिनों में हमारे सिक्योरिटी पर्सन्स को हत्या करना शुरू किया है, मैं मानता हूं आपके दिमाग में होगा। और जिस प्रकार से ड्रोन से कल हमला किया गया जम्मू एयरफील्ड के पास में, उसको विफल हो गया वो। लेकिन मोदी जी अब समय आ गया है, इस बार दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। वो उसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले परिसीमन का मामला चल रहा है। तो पहले परिसीमन में हम अली मोहम्मद साहब की भी राय जान लेते हैं कि उनके हिसाब से क्या परिसीमन का जो फैसला लिया गया सरकार के द्वारा वो बिल्कुल सही है, या उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी या कुछ राजनीतिक चाल है? तो जम्मू कश्मीर के जितने भी लीडर थे उनके साथ मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि डीलिमिटेशन करवाई जाएगी। जो कि डीलिमिटेशन है वो साफ तरीके से होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवाल को भी इंसाफ मिल सके। जैसे कि हमारे रंजीत डीडीसी इलेक्शन में 38 सीटें हमारे कैंडिडेट जीत के आए और इसी तरह हमारे एमएलए की जो असेंबली की सीटें वो भी जीत कर आए और असेंबली में अपनी आवाज उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सवालों के दौर को तो यही विराम देते हैं, लेकिन आपसे एक राय जानना चाहूंगी कि जिस प्रकार से ये इतिहास चला आ रहा है कि जब भी हम कश्मीर के मुद्दों पे कोई चर्चा करते हैं या जब भी बातचीत का दौर चालू होता है, तो ये हमारी शायद हिस्ट्री से चला आ रहा है कि कहीं ना कहीं बम धमाका होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अराजक तत्वों के द्वारा कुछ ना कुछ गतिविधियां की जाती हैं, जिसके बाद शायद पाकिस्तान हमें डराने की कोशिश करता है या फिर हमारे जो चर्चाओं का दौर होता है उसमें दखल देने की कोशिश करता है। आज जैसा कि आपने अभी चर्चा किया था ड्रोन हमले के बारे में, उसके बारे में अब क्या ख्याल है कि पाकिस्तान ने क्यों ऐसा किया होगा बिल्कुल एंड उसी वक्त पे जिस वक्त कश्मीर को लेकर रणनीतियां तैयार हो रही थी, जिस वक्त ये पूरी बैठक को अंजाम दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो नेताएं हैं, जो वहां के नेता हैं, महबूबा मुफ्ती को आप ले लें या उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला को ले लें, उनके बयानों को अगर आप नजर में देखें तो उनके अंदर हिंदुस्तान हित की बातें कम और पाकिस्तान हित की बातें ज्यादा लगती है। देखो, आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि ये सब लोग पाकिस्तान परस्त हैं। मुफ्ती महबूब पाकिस्तान परस्त है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी पाकिस्तान परस्त है, ये सब लोग उनके चट्टे बट्टे हुरियत, उनके चट्टे बट्टे मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं।
और ये 370 की आड़ में जिस प्रकार से उग्रवाद को वहां बढ़ावा दे रहे थे, सामान्य जनमानस का नुकसान कर रहे थे, पहाड़ी और बकरवालों के साथ प्रताड़ना होती थी, और उसके अलावा जो जिस प्रकार से 5.5 लाख हिंदू कश्मीरियों को निकाला गया, ये इनकी मानसिकता थी। ये आपको समझना पड़ेगा। और उसका जवाब जब 370 हटा के दिया गया, यूनियन टेरिटरी बनाई गई, वहां जो अधिकारी, वहां जो स्लीपर सेल जो उनके एजेंडा के तहत काम करते थे बड़े लेवल के ऊपर, उन सबको वहां से खदेड़ दिया गया। ये इनको दिक्कत हो रही है। दूसरी बात, आपने कहा कि ये ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं। मैं आपको मुफ्ती महमूद के परिवार का किस्सा बना दूं कि भारत के इतिहास में पहली बार अगर किसी एक व्यक्ति को होम मिनिस्टर बनाया गया और वो मुसलमान समाज से था, तो वो उनके पिताजी थे। उनको बताया जाता है दिसंबर का महीना था 1989 का, और 19 जनवरी आती है 90, 30 दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी को अगवा कराया। उसके बाद उसके बदले मिलिटेंट्स छोड़े, उसके बाद ये गुलाम नबी साहब के कोई रिश्तेदार अगवा हुए, उसके बाद सैफुद्दीन सौद साहब के रिश्तेदार अगवा हुए, और करीब 40 मिलिटेंट 25 दिन के अंदर अंदर उस मुफ्ती महमूद ने छुड़वा दिए। और उसको छुड़वाने के बाद 19 जनवरी की रात आती है, रातों रात 5.5 लाख हिंदू महिलाएं, बच्चे, उनको कश्मीर से खदेड़ा जाता है। सरेआम प्रताड़ना होती है, सरेआम महिलाओं के रेप होते हैं। तो ये इनकी बड़ी साजिश थी। तो इस मुफ्ती का नाम मत लीजिए प्लीज। और जो इनकी बेटी जो ये कहती है पाकिस्तान से बात करो, नागरिकों को समझना पड़ेगा ये उन्हीं के एजेंट्स हैं। और मोदी जी, आपने ये गलती क्यों की मुझे समझ में नहीं आता है। उनकी जगह जेल में होनी चाहिए, उनकी बाहर नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा कौन सा राजनीतिक मजबूरी है जहां देशद्रोही लोगों को आप सामने ला करके आपने चाय पिलाई, अच्छी बात है, उसके ऊपर तो कोई असर हुआ नहीं। वो तो कहती है कि पाकिस्तान आए, जिसका रोष आप हर भारतीय नागरिक में देख सकते हैं, और ये कोई भी हम मंजूर नहीं करेंगे। और एक बात और आपको समझनी पड़ेगी, देखिए ये जो लोग हैं ये तड़प रहे हैं, और पाकिस्तान अब हमारा बॉर्डर पे हमारी सेना चौकस है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी चौकस है। चीन को हमने सबक सिखा दिया जो उसका साथी था, और आज के दिन हमारा जो भारत देश है वो एक अच्छी स्थिति में है। अच्छी स्थिति सिर्फ केवल सैनिकों से नहीं होती है, सैनिक तो सदैव मां भारती के लिए तैयार रहते हैं, पर हमारी सरकार मजबूत है, सरकार फैसले लेने की कायम है, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। जिस प्रकार से कोरोना का हमने दुनिया में, आज ही का यह आंकड़ा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हमने ये इंजेक्शंस लगाए हैं। तो जो हमारे देश की मजबूती है, मोदी जी आपको डरने की जरूरत नहीं है। रही बात पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान अब उस कागार पे खड़ा है जहां FAT उसने TF ने उसके ऊपर अभी वापस ग्रे लिस्ट में रख दिया है उसको, नंबर 1। नंबर 2, चीन ने उसको एक तरह से उसके जो इलाके उस पर कब्जा कर लिया है। चीन को भी पता है CPEC गलियारा है, जो गलियारा भारत लेके रहेगा क्योंकि POK हमारा है। तो इस प्रकार पाकिस्तान अब टूटने के कागार पे है, मेरा मानना है, और इसको टूटना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सिंध के अंदर इसकी गतिविधि है, ये अन्याय लिख रहा है हमारे नागरिकों पे, वो उसके बंद होने चाहिए। POK, मोदी जी आपने बोला था, आपने अमित भाई आपने बोला था कि आप POK लेंगे, कृपया करके और विलंब ना करें, अगले 1-1.5 साल के अंदर हमको हमारा POK चाहिए। और रही बात सिंध की, जिस दिन ये सरकार ये क्या करती है, ISI के एजेंट है साहब। ISI को क्या होता है जब उनकी पूरी छवि खत्म होगी, 370 वो ये कौन से हैं, ये जो इनके CM प्राइम मिनिस्टर महोदय हैं, वो तो वैसे भी नियाजी परिवार का है, जिसने बंगाल में इसके पूर्वज ने तो पता नहीं कितने कत्ल किए थे। ये जब से आया तो ये एक चीज कही थी इसने कि 370 जब तक लागू नहीं होगा हम बात नहीं करेंगे। आज वो बात के लिए गड़गड़ा रहा है, आज वो रोटी के लिए तरस रहा है, भाव वहां बढ़ गए हैं, और वहां पर इकोनॉमी उनकी बिल्कुल डामाडोल है। ये एक उनका आखिरी प्रयास है कि किसी न किसी तरीके से भारत को उकसा करके ऐसा काम करवाया जाए। पर मोदी जी, उकसाने की जरूरत नहीं है, ऐसे दरिंदों के ऊपर नेक्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये ड्रोन जो कल आकर के पाकिस्तान, जैसा खबर आ रही है उसके अंदर TNT का इस्तेमाल हुआ है, हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ है, ये खबर भी आई है कि उसके अंदर ISI से लोग मिले हुए थे, ये खबर भी आ रही है कि वो ड्रोन चाइना से लिए गए थे। अगर मोदी जी ये सत्य है तो आपको मैं एक सैनिक के नाते गुजारिश करता हूं, हम आपके पीछे हैं, देश आपके पीछे है। इस बार बालाकोट जैसी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, इस बार ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक होने चाहिए कि ISI का ध्वस्त हो जाए, और जो टेररिस्ट और जो ये अपना नियाजी खान वहां बैठा है उसको सबक मिलना चाहिए। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। आज की इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं, और इस चर्चा के बाद हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि कहीं ना कहीं धारा 370 हट जाना
नागरिकों के लिए एक फायदेमंद सौदा रहा। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें उन नेताओं की जिन्हें मिर्ची लग रही है, तो उनकी बातों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको उसमें भारत की चर्चा और भारत के हितों की बात कम और पाकिस्तान हितों की बात ज्यादा नजर आएगी। तो इस चर्चा को यही विराम देते हैं। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।